गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल बच्चों? सब बढ़िया। चलिए आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीवरेज एनालिसिस। देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लीवरेज एनालिसिस। तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आया कि सर ये लीवरेज क्या है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, आसान भाषा में बात करूं तो लीवरेज का मतलब होता है रिस्क। लीवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्क। अब ये रिस्क क्या है? तो रिस्क को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये हमारे रामलाल जी हैं और इनके पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रामलाल के पास कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? 10 लाख रुपए। अब रामलाल के सामने दो ऑप्शन है। पहला, अपने इस पैसे को वो डिपॉजिट करा दे बैंक में, और दूसरा, इस पैसे को क्या करें? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। रामलाल के पास दो ऑप्शन है, या तो इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कराए या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। तो आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ, बैंक में इन्वेस्टमेंट करना या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, कौन सा इन्वेस्टमेंट रिस्की होगा? कौन सा इन्वेस्टमेंट रिस्की है? बिजनेस। क्यों? क्योंकि अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वहां पर पैसा डूबने के भी चांसेस हैं। बिजनेस में पैसा अगर लगाया तो बेटा वहां पर पैसा डूबने के भी क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएं तो क्या कोई पैसा डूबने का चांस होता है? नहीं। तो हमारा पैसा बिल्कुल सेफ, सिक्योर्ड कहां पर है? बैंक में। कहां पर है बच्चों? बैंक ऑप्शन में। तो बैंक ऑप्शन हमारे लिए क्या है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से हमें कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हमारा पैसा नहीं डूबेगा, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो जहां पर बच्चों, जहां पर फाइनेंशियल लॉस के चांसेस नहीं होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है? सेफ। बट बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर क्या है? चांसेस ऑफ, क्या है बेटा? चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस। पैसा डूब सकता है ना, तो पैसा डूबने के जो चांसेस है उसको क्या बोलते हैं? चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो जहां पर भी चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस होगा वहां पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो रामलाल के पास अगेन 10 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसके सामने दो ऑप्शन है, या तो ये किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करें या फिर इक्विटी शेयर के अंदर। आप बताओ इन दोनों में से रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सा है? इक्विटी शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर में अगर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बेटा वहां पे चांसेस हैं कि हमने जो पैसा लगाया है वो डूब सकता है। आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहता है। अगर ये प्राइस डाउन हुआ तो हमारे को क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो एक चांसेस है, एक चांस है बेटा कि अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे तो हो सकता है उस कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन हो जाए। अगर डाउन हुई तो हमें क्या होगा? लॉस। और वो लॉस कौन सा होगा? फाइनेंशियल लॉस। तो इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या है? रिस्की है, क्योंकि यहां पे चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस है। बट ऑन दी अदर हैंड डिवेंचर, आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी जब भी डिवेंचर इशू करती है तो वो उसके रिडम्पशन के बारे में भी बताती है कि रिडम्पशन 5 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद होगा। और आप बच्चों को यह भी पता है कि कंपनी रिडम्पशन किस पे करती है?
या तो पार वैल्यू के ऊपर या फिर प्रीमियम पे। तो पार वैल्यू पे भी, अगर पार वैल्यू पे भी रिडम्पशन होता है, पार वैल्यू पे भी रिडम्पशन होता है, तो बच्चों क्या कोई फाइनेंशियल लॉस होगा? नहीं होगा। तो यानी डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो कंपनी जब भी रिडीम करेगी डिवेंचर को तो भी हमारे को पूरा पैसा मिलेगा, यानी वहां पर कोई भी चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हमारे को मैच्योरिटी डेट पे पूरा पैसा मिल रहा है, हमारा सिंगल रुपी भी नहीं डूबेगा। तो बेटा जब सिंगल रुपी भी नहीं डूब सकता तो वहां पे चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो सकता। तो डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या है? सेफ है। बट इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या है? रिस्की है। तो अगर हमें रिस्क देखना हो, तो हमें अगर बच्चों रिस्क देखना हो तो कैसे देखेंगे? हम चेकआउट करेंगे कि अगर किसी एसेट्स में चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, अगर किसी एसेट्स में चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस है तो वो एसेट्स रिस्की एसेट्स है। तो वो एसेट्स क्या है? रिस्की एसेट्स। बच्चों इन्वेस्टमेंट करना, आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करा है वो आपकी क्या बनेगी? एसेट्स ही तो बनेगी। तो इन्वेस्टमेंट बोलूं या एसेट्स बोलूं, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या बोला बच्चों? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी एसेट्स में, अगर वहां पे चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस एग्जिस्ट करता है तो वो एसेट्स आपके लिए क्या है? रिस्की एसेट्स है। अब देखो रिस्क को अगर हम और ज्यादा डिटेल में स्टडी करें तो रिस्क को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं अनसर्टेनिटी के साथ। रिस्क को हम सिनोनिमसली कहां पर यूज करते हैं? अनसर्टेनिटी के साथ। जहां पर भी बच्चों इनकम की अनसर्टेनिटी होगी, जहां पर भी इनकम की या रिटर्न की अनसर्टेनिटी होगी, वहां पर क्या होगा? रिस्क होगा। आप जरा ध्यान से देखो, अगर ये रामलाल अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दे, तो इसको कोई भी चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इस इन्वेस्टमेंट से इनकम जो जनरेट होगी वो भी बिल्कुल सेफ होगी। बैंक में इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी हमारे को इनकम जनरेट होती है वो भी बिल्कुल क्या होती है? सेफ होती है। एक तो टाइमली मिलेगी और दूसरा गारंटी के साथ मिलेगी। बट अगर ये रामलाल बिजनेस में पैसा लगा दे तो पैसा डूबने के चांसेस तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस से होने वाली इनकम, बिजनेस से मिलने वाली रिटर्न, वो भी क्या है? अनसर्टेन है। क्योंकि बिजनेस से रिटर्न बहुत हाई भी आ सकती है और बहुत लो भी। तो ये जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न है ये क्या है? अनसर्टेन। और जहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पर ही क्या होता है? रिस्क होता है। आप ध्यान से देखो, बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे आपको पता है हमारी जो इनकम जनरेट होगी वो बिल्कुल सेफ होगी और टाइम पे मिलेगी। लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न कितना होगा, कब मिलेगा? अनसर्टेन। और जहां पर भी अनसर्टेनिटी है वहां पर ही क्या होता है? रिस्क होता है। आप दूसरे एग्जाम्पल में देखो, दूसरे एग्जाम्पल में अगर ये रामलाल डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी बच्चों डिवेंचर के ऊपर क्या देती है? इंटरेस्ट। इवन कंपनी को लॉस हो रहा हो तब भी कंपनी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो डिवेंचर से होने वाली रिटर्न क्या है? बिल्कुल सेफ है। बट अगर इसने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इक्विटी शेयर पे जो रिटर्न आती है बच्चों, क्या वो सिक्योर्ड होती है?
नहीं, वो अनसर्टेन है, कभी ज्यादा भी मिल सकती है और कभी कम भी। तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना क्या है, क्या है बच्चों, रिस्की है, क्योंकि इससे होने वाली अर्निंग क्या है, अनसर्टेन है। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी होगी, किसके रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग, कि इनकम ज्यादा होगी कम होगी, अगर इनकम के रिगार्डिंग कोई भी अनसर्टेनिटी है तो वहां पर बच्चों रिस्क होगा। तो रिस्क समझ में आता है। देखिए यही बात मैंने यहां पर डेफिनेशन में लिखवाई है। इन द मोस्ट बेसिक सेंस, risk is the chances of financial loss. Assets having greater chances of financial loss is considered more risky than those with lesser chances of financial loss. ये बात क्लियर हुई कि जिस भी इन्वेस्टमेंट में बच्चों चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस होगा, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आगे देखिए, more formally, the term risk is used synonymous with uncertainty in terms of variability of return associated with a given assets. देखो किसी भी एसेट से, ये किसी भी एसेट से रिलेटेड जो रिटर्न है, अगर उसकी रिटर्न बच्चों वेरिएबिलिटी करती है, यानी वेरी कर रही है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, वो क्या है, अनसर्टेनिटी है। किसी भी एसेट से होने वाली रिटर्न अगर अनसर्टेन है तो वो एसेट्स क्या बनेगी, रिस्की एसेट्स बनेगी। तो रिस्क को सिनोनिमसली हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जहां पर अनसर्टेनिटी हो, किसके रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग। तो रिस्क क्लियर हुआ। अब देखो बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है। तो ये एक बच्चों कंपनी है, इस कंपनी ने एम्प्लॉय को अपॉइंट करा हुआ है और इन एम्प्लॉयज की सैलरी है 60 लाख रुपीस पर एनम। कितनी सैलरी है, 60 लाख रुपीस पर एनम। साथ साथ इस कंपनी ने प्रीमाइसेस रेंट के ऊपर लिया हुआ है और रेंट भी कितना पे करती है, 60 लाख रुपीस पर एनम। साथ साथ इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, उस लोन के ऊपर भी कितना इंटरेस्ट एनुअली पे करती है, 60 लाख रुपीस। तो 60 लाख रुपीस एम्प्लॉय की सैलरी, 60 लाख रुपीस का रेंट, 60 लाख रुपीस का इंटरेस्ट, टोटल 180 लैक्स। टोटल कितना हो गया, 180 लैक्स। अब देखो कंपनी ने 180 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट बियर करा हुआ है। अब कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस। अगर बिजनेस चला तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिजनेस नहीं चला तो बेटा जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कंपनी का बिजनेस नहीं चलता, तब भी कंपनी को 180 लाख रुपीस का पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा। और कंपनी ने ये पेमेंट करा तो कंपनी को क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो यहां पर भी देखो कंपनी को भी क्या हो रहा है बेटा, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और ये फाइनेंशियल लॉस किसकी वजह से अराइज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से। आप देखो सैलरी फिक्स कॉस्ट है, रेंट फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट बेटा, तो सर एम्प्लॉय तो काम करते हैं ऑपरेशन में, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये जो प्रीमाइसिस लिया हुआ है ये भी किसके लिए लिया हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। क्या बनेगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बट लोन लेना क्या है बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो चैप्टर में बचपन में पढ़ा है, अरे बचपन में कैश फ्लो चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो वो क्या है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पे करना बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, किसका पार्ट है,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो क्या बनेगा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बनेगा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा इस फिक्स कॉस्ट की वजह से, चाहे वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की वजह से कंपनी को क्या हो रहा है? कंपनी को बेटा चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस है। कंपनी ने 180 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट उठा रखा है, तो कंपनी को भी लग रहा है अगर बिजनेस नहीं चला तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा। अब दूसरी तरफ देखो बेटा, कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, दैट इज कितना रिटर्न आएगा, वो क्या है? अनसर्टेन है। और जहां पर भी इनकम के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी होती है वहां पर क्या होता है? रिस्क होता है। तो कंपनी के अंदर भी क्या है बच्चों? रिस्क है। और ये रिस्क किसकी वजह से अराइज हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। रिस्क किसकी वजह से अराइज हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो बेटा जितना कंपनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठाएगी उतना ही उसका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से आपको रिस्क का सिंपल वर्ड्स में मैंने मीनिंग क्लियर कराया कि लीवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्क। रिस्क क्या है? अगर किसी भी एसेट्स के अंदर चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस है तो वो एसेट्स हमारे लिए क्या है? रिस्की है। अगर हम बात करें तो हम रिस्क को यूज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी की जगह पर। जहां पर भी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग इनकम, वहां पर क्या होगा? रिस्क होगा। अब ये तो बच्चों मैंने बात करी बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, बट लीवरेज का टेक्निकल मीनिंग क्या है? बेटा लीवरेज का टेक्निकल मीनिंग होता है कम एफर्ट लगा के ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन करना। कम एफर्ट लगा के ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन करना। इन शॉर्ट बोलूं तो बेटा बेनिफिट लेना, एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना ही क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। अब आपके मन में आएगा सर ये कैसे पॉसिबल है? कम एफर्ट लगा के ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन करना, ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा जस्ट रिमेंबर करो, आपने साइंस में एक टर्म पढ़ी थी, लीवर पढ़ी थी, जहां पर वो एक फिक्स पॉइंट दैट इज फल्क्रम होता था। याद आ रहा है ना? देखो इस डायग्राम में मैंने यही दिखाया है आपको, ये ध्यान से देखना बेटा। यहां पर देखो ये एक फिक्स पॉइंट है दैट इज क्या है? फल्क्रम है। अब देखो यहां पर हमने लोड रख दिया कोई, और यहां से हम क्या लगाएंगे? एफर्ट। इस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? हम एफर्ट आर्म। और इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस आर्म। ये बात तो आपने बचपन में पढ़ी थी। चलिए इसको एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। ये एक पर्सन है और इस पर्सन को एक ये बड़े से पत्थर को हटाना है। अब आप बताओ ये पर्सन इतने बड़े पत्थर को क्या उठाकर साइड में कर सकता है? क्या कर सकता है बच्चों? नहीं। इसने क्या करा? एक छोटा सा पत्थर लगाया और कहीं से इस रॉड का अरेंजमेंट करा, और इस रॉड को पत्थर में लगा के क्या करा? हल्का सा पुश करेगा तो ये पत्थर अपने आप ही क्या हो जाएगा? साइड में। क्या बोला मैंने बच्चों? हल्का सा पुश। तो यानी इसने जो एफर्ट लगाए हैं वो तो बहुत कम लगाए, हल्का सा पुश करा और इतना भारी भरकम बड़ा सा पत्थर क्या हो जाएगा? आगे की तरफ सरक जाएगा, साइड में हो जाएगा। तो देखो पहले ये जो टास्क था पत्थर उठा के साइड में रखना, वो क्या था? बहुत मुश्किल था। बट हमने लीवर की टेक्निक से क्या करा? कम एफर्ट लगाकर ज्यादा बेनिफिट ले लिया। हमने ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन कर लिए कम एफर्ट लगाकर। इसको मैं और भी एग्जांपल से बताता हूं बच्चों आपको। देखिए ये बच्चा
ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कुएं में से पानी निकाल रहा है। अगर एक बाल्टी पानी भर के ऐसे निकालनी हो हमें हाथ से बच्चों, कितना कितना ताकत लगेगा, कितनी पावर लगेगी। बट कुएं में आप देखो, आप बिल्कुल आराम से खींचते हो और वो पानी की बाल्टी आ जाती है। तो इसका मतलब आप एफर्ट कम लगा रहे हो और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो ये किसकी वजह से मिल रहा था, लीवरेज की वजह से। इसमें भी देखो बेटा, ये नलके के अंदर आपने बस नलके का बस ऐसे करा हैंडल, पानी जमीन में से निकल कर आ गया। अगर वैसे हमें जमीन में से पानी निकालना हो तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट हमने एक हैंडपंप लगा दिया और उस पर हल्का सा एफर्ट लगाया, पानी निकल कर आ गया। तो ये भी क्या है बेटा, कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो जैक। अगर हमारे को कार को उठाना हो बेटा, कार को उठाना हो, क्या हम उठा सकते हैं, नहीं। बट इस जैक के सहारे से, इस जैक के थ्रू हम हल्का सा पुश करते हैं और कार उठ जाती है। देखो कितनी भारी कार, हल्का सा पुश करा उठ गई। तो यहां पर भी एफर्ट कम है और रिजल्ट क्या मिल गया, ज्यादा। सिमिलरली बेटा, ये पान सुपारी है। अब अगर पान सुपारी को हमें तोड़ना हो तो कितना एफर्ट लगेगा। बट अगर हम उसको कटर के अंदर लगा दें तो कटर को हल्का सा प्रेस करोगे, वो पान सुपारी कट जाएगी। तो हमने हल्का सा प्रेस करा और वो पान सुपारी क्या हो गई, कट गई। तो यहां पर भी हमने क्या करा, एफर्ट कम लगाया और हमारे को रिजल्ट बहुत ज्यादा मिला। तो कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो साइंस की बातें हैं, ये तो साइंस की बातें हैं सर, कंपनी में हम लीवरेज से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि सर जो आप एग्जांपल दे रहे हो ये तो हमने भी साइंस में पढ़े थे, बट हम तो बात कर रहे हैं कंपनी की, हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो चलो बच्चों, मैं अब आपको वही बात सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रामलाल प्राइवेट लिमिटेड है, हमने उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई। सेल है 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 60% कितना आ गया, 60,000 रुपए, कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट 20,000, ऑपरेटिंग इनकम आ गया दैट इज ईबीआईटी 20,000, इंटरेस्ट 10,000 रुपए है, ईबीटी आ गया 10,000, टैक्स रेट 40% 4,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गया कितना 6,000, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने नील मान लिया तो हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज ईफेश निकल कर आ गया कितना 6,000 रुपए। हमने मान लिया इक्विटी शेयर कितने हैं 1,000, तो ईपीएस निकल कर आ गया कितना 6 रुपीज। यहां तक समझ में आता है। अब ध्यान से देखना, अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपनी सेल डबल कर दी, यानी कंपनी ने अपनी सेल 100% से क्या कर दी, बढ़ा दी। कंपनी ने एफर्ट लगाया और एफर्ट लगाने से अपनी सेल 100% से बढ़ा दी, मींस डबल कर दी। अब देखो सेल डबल हुई तो बच्चों प्रॉफिट भी क्या होगा, डबल होगा ना। चलिए अब देखना, सेल डबल हुई तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो गई और कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, डबल। बट बच्चों ये फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट डबल हुई, नहीं। ये क्या रही सर, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करे या कम प्रोडक्शन करे, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है।
तो जब कंपनी ने बच्चों डबल प्रोडक्शन करके डबल सेल कर दी, तो डबल प्रोडक्शन करने से क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम। तो देखो बेटा, फिक्स कॉस्ट तो क्या है? सेम। अब यहां पर देखो, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 20,000 से बढ़ के, ये 20,000 से बढ़ के कितना हो गया? 60,000। दैट इज, ये कितने से बढ़ गया? 300%। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपने बोला था सेल डबल तो प्रॉफिट डबल होगा, बट यहां तो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल की जगह क्या हो गया? ट्रिपल हो गया, 300% हो गया। ये कैसे हुआ? तो देखो बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या रही? सेम रही। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम। इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से हमें क्या हो गया? एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया कि जो हमारी सेल 100% से बढ़ी थी, तो हमारा प्रॉफिट 100% से ना बढ़ के कितने से बढ़ गया? 300% से बढ़ गया। तो ये जो एडवांटेज मिला है, ये एडवांटेज किसकी वजह से मिला है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। और याद करो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपनी में रिस्क किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। अभी बताया था ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। ये बात अभी डिस्कस करी थी। तो बेटा यहां पर भी देखो, उसी रिस्क की वजह से कंपनी को क्या मिल रहा है? बेनिफिट भी मिल रहा है। आप ध्यान से सोचो बच्चों, ध्यान से सोचना। कंपनी ने एम्प्लॉई रख लिए अपने पास, उनकी सैलरी है, रेंट पे प्रीमाइसेस ले लिया, और मैंने अज्यूम कर रहा हूं इसी एग्जांपल की बात करके कि फिक्स कॉस्ट है 20,000, इसमें कंपनी का रेंट भी है, सैलरी भी है। अब आपको पता है बेटा, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करेंगे तो लॉस ही होगा कंपनी को, क्योंकि बिजनेस चला नहीं है तो कैश आया नहीं। तो कंपनी को क्या होगा? अपने रिजर्व एंड सरप्लस से पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी को लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस। बट जरा सोच के देखो, अगर बिजनेस चल गया तो इस फिक्स कॉस्ट की वजह से कितना बेनिफिट मिलेगा? तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट ही क्या है? लीवरेज है। वो बेनिफिट भी क्या है बच्चों? लीवरेज है। फिक्स कॉस्ट अगर आपने या कंपनी ने बेटा फिक्स कॉस्ट अगर बियर की है, तो रिस्क भी है कि बिजनेस ना चला तो लॉस होगा, लेकिन बिजनेस चल गया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी तो मिलेगा। तो लॉस और बेनिफिट ये दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं? रिस्क की वजह से। और रिस्क की क्या है? लीवरेज है। तो लीवरेज की वजह से क्या होता है बेटा? रिस्क क्रिएट होता है, और रिस्क क्रिएट होने से क्या होगा? लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। तो यहां पर जो बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300% से बढ़ गया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। आगे देखो बच्चों, इंटरेस्ट भी क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट भी क्या रहा? सेम रहा। इंटरेस्ट भी क्या है? सेम। अब देखो, इंटरेस्ट के सेम रहने की वजह से हमारा जो ईबीटी था वो कितना बढ़ गया? 500%। सेल सिर्फ 100% बढ़ाया है और हमारा ईबीटी 500% बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो देखो बच्चों, सेल में तो सिर्फ एफर्ट लगाए जरा से कि सेल डबल हो जाए, बट ईबीटी 5 गुना बढ़ गया। तो ये 4 गुना का जो इफेक्ट आ रहा है बच्चों, ये क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, और यही बेनिफिट क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। अब ध्यान से देखो आगे, ध्यान से देखो बेटा, टैक्स कितना दे दिया? 4,000, 20,000 ईएटी,
देखो ईएटी भी कितना से बढ़ गया, 500% से। ईएटी भी कितने से बढ़ा, 500% से। और आप चेक करो बेटा यहां से हमारा जो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो भी कितने से बढ़ा, 500% से। और ईपीएस भी कितने से बढ़ गया, 500% से। तो यहां से बेटा अब मैं एक मेन चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक मेन चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान देना। देखो जितना चेंज हमारा ईबीटी में हुआ है बच्चों, जितना भी चेंज हमारा ईबीटी में हो रहा है, उसके बाद कोई भी एलिमेंट आप ले लो, चाहे अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लो, आप ईफेस ले लो, चाहे आप ईपीएस ले लो, आप देखो इन सब में चेंज ऑलवेज इक्वल होता है किसके, ईबीटी के। जितना ईबीटी में चेंज हुआ है उतना ही ईएटी में चेंज होगा, उतना ही अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज होगा, और उतना ही ईपीएस में चेंज होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, जितना ईबीटी में चेंज होगा उतना ही ईबीटी के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, चाहे वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे वो ईपीएस है, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सेम रेट से चेंज होगा जितना ईबीटी में चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आती है? ये बात बच्चों मैं आपको क्वेश्चन में भी सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये बात वहां पर याद आनी चाहिए कि हाँ सर आपने प्रूफ करके बताया था ईबीटी में जितना चेंज होगा सेम चेंज ईएटी, ईफेस और ईपीएस में भी होगा। तो याद रहेगी ये बात पक्का? चलिए अब देखो बेटा यहां पर देखो मेरे बच्चों, कंपनी ने तो सिर्फ जरा सा एफर्ट लगाया था, सेल डबल करी थी, बट इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बच्चों 5 गुना हो गई, उनका अर्निंग पर शेयर 5 गुना हो गया। तो हल्का सा एफर्ट लगाया कंपनी ने, बट रिजल्ट तो बहुत ज्यादा मिला। एफर्ट जरा से लगाया कि सेल डबल करनी है, सेल डबल करनी है, इसके लिए जरा सा एफर्ट लगाया, बट इक्विटी शेयर होल्डर का जो वेल्थ था वो तो 5 गुना बढ़ गया, उनकी अर्निंग 5 गुना बढ़ गई। ये कैसे हुआ? अरे लीवरेज के कारण। यही तो बता रहा था, कम एफर्ट लगा के ज्यादा रिजल्ट अचीव करना, यही क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। तो कंपनी भी लीवरेज का बेनिफिट लेती है, लेकिन ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट दो तरीके की होगी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। आपको पता है फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या होता है? रिस्क। तो बेटा कंपनी में रिस्क कौन कौन से होंगे? ऑपरेटिंग रिस्क जो कि कहां से आ रहा है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से। फाइनेंशियल रिस्क जो कि कहां से आ रहा है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से। और इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिस्क कितना है? तो कंपनी में टोटल 3 रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ओवरऑल रिस्क, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। तो कंपनी में बच्चों 3 तरह के क्या होते हैं? रिस्क होते हैं, दैट इज 3 तरह के लीवरेज होते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ लीवरेज कितने हैं? 3, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ये बात समझ में आती है? चलिए अब देखो लीवरेज को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? लीवरेज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो लीवरेज क्या है बच्चों? एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ पेइंग फिक्स कॉस्ट ऑन टाइम। क्या मीनिंग हुआ? ध्यान से देखो बच्चों, कंपनी ने फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना है या नहीं करना? करना है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, इनकम अच्छी खासी आ रही है, तो कंपनी फिक्स कॉस्ट का पेमेंट टाइम पे करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो बेटा जब कंपनी फिक्स कॉस्ट का पेमेंट टाइम पे कर रही है तो इसका मतलब है उसको इनकम क्या है? अच्छी खासी है। और जब इनकम अच्छी खासी हो रही है तो क्या कोई रिस्क होगा? बताओ बच्चों, कोई रिस्क होगा? नहीं होगा। तो बेटा लीवरेज किसको बताता है? एबिलिटी को। कि अगर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को टाइमली पे कर रही है
तो कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट टाइमली पे नहीं कर पा रही तो इसका मतलब कंपनी में रिस्क है। ये बात समझ में आती है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स लीवरेज इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ पेइंग फिक्स रिटर्न ऑन टाइम फॉर एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज। ये क्या है सर? तो बेटा कंपनी ने एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट करा, वो जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो क्या है? कंपनी के रिसोर्सेज है। कंपनी का प्रीमाइसिस जो रेंट पे लिया था वो भी क्या है? रिसोर्सेज है। तो अगर कंपनी अपने रिसोर्सेज को टाइम पे पेमेंट करती है, क्या बोला मैंने बच्चों? कंपनी अपने रिसोर्सेज को टाइम पे पेमेंट करती है, कंपनी पेमेंट कर रही है, बट एम्प्लॉय के लिए तो वो क्या है? रिटर्न है। लैंडलॉर्ड जिसका वो प्रीमाइसिस था उसके लिए क्या है? रिटर्न है। तो अगर कंपनी रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल टाइम पे रिटर्न पे कर देती है तो बेटा क्या कंपनी के ऊपर कोई रिस्क होगा? नहीं होगा। अरे टाइमली पेमेंट कर रहे हो, टाइमली पेमेंट तभी करोगे जब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, आपके पास बहुत सारा फंड है, आपने सैलरी टाइम पे दे दिया, रेंट दे दिया। तो सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या है? फिक्स रिटर्न, और वो लैंडलॉर्ड के लिए रेंट भी क्या है? फिक्स रिटर्न। अगर कंपनी फिक्स रिटर्न का टाइम पे पेमेंट कर रही है तो इसका मतलब कंपनी के पास फंड की कोई भी कमी नहीं है, और जब फंड ही कम नहीं है तो रिस्क की तो बेटा बात ही नहीं आती। ये पॉइंट समझ में आता है? नेक्स्ट देखो, कहते हैं लीवरेज में बी डिफाइंड एज डिसिमिलर चेंज ऑफ द टू आइटम्स। ये क्या है? तो लो मेरे बच्चों, यही तो आपको बता रहा था। देखो मैंने सेल बढ़ाई बच्चों, मैंने सेल बढ़ाई 100% से, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी कितने से बढ़ गया? 300% से। तो ये क्या है? डिसिमिलर चेंज है किसका? दो आइटम का। और वो दो आइटम कौन सी थी? सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी। तो लीवरेज क्या है बेटा? डिसिमिलर चेंज है दो आइटम का। ये बात भी समझ में आती है? और ये डिसिमिलर चेंज किसकी वजह से आया था? सर ये फिक्स कॉस्ट की वजह से आया था। सर ये फिक्स कॉस्ट की वजह से आया था। तो लीजिए बेटा, लीवरेज की एक और डेफिनेशन क्लियर हुई कि लीवरेज क्या है? डिसिमिलर चेंज है टू आइटम का। अब इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्या है यहां पर, लीवरेज मैग्निफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन ईबीआईटी एंड ईपीएस। यही बात दोबारा से देखो, सेल में चेंज हुआ 100% का, तो ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 300% से, और हमारा ईबीटी कितने से बढ़ गया? कितने से बढ़ गया? 500% से। तो यही बात ये भी बता रहा है बच्चों कि इफेक्ट देखो, जो हमने सेल में जो चेंज करा है उसका इफेक्ट ईबीआईटी और ईपीएस पे इफेक्ट देखो, और ये इफेक्ट ऑलवेज क्या होगा? डिसिमिलर चेंज होगा। और ये डिसिमिलर चेंज किसकी वजह से हो रहा था? फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा था। तो लीवरेज क्या है बेटा? डिसिमिलर चेंज है टू आइटम्स का। और ये डिसिमिलर चेंज क्यों आता है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो लीजिए यहां पर लीवरेज का मीनिंग क्लियर हुआ। किसी को डाउट है लीवरेज के मीनिंग में?